अब पिंकी एक बहुत ही सफल बिजनेसवुमन बन चुकी थी। वह अपने दिमाग और काबिलियत के बल पर अर्जुन की कंपनी को काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिल चुकी थी, जिसके बदले में उसे बहुत ही अच्छे इंसेंटिव मिल रहे थे। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। और इन पैसों के दम पर उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, जो अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। पिंकी ने अपने आप को पूरी तरह से अपने बिजनेस में घुसा लिया था। पिंकी ने एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ कोलेबोरेशन कर लिया था, और उस कंपनी का सीईओ यूएस में पिंकी के साथ बिजनेस स्टडी करने वाला पिंकी के कॉलेज का दोस्त था। अल्पविराम डॉट डॉट। कबीर कपूर, कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ, जो पिंकी का दोस्त होने के साथ साथ उसे दिल ही दिल में पसंद भी करता था। 2 साल बाद रात 10:00 बजे अर्जुन हॉस्पिटल से सीधा घर आया और हॉल के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन आज वह हैरान रह गया क्योंकि हॉल में पूरी तरह से अंधेरा था। अंधेरा देखकर अर्जुन को काफी हैरानी हुई, क्योंकि आमतौर पर उसके कमरे में अंधेरा नहीं होता था। महक को अंधेरे से डर लगता था। अर्जुन ने अंधेरे में ही दरवाजे के पीछे के स्विच बोर्ड से बटन प्रेस किया ताकि लाइट चल जाए, लेकिन लाइट नहीं जली। और अब अर्जुन महक को आवाज देते हुए बोला, बेबी, यह आज कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अर्जुन ने नौकरी को भी पुकारा, पर नौकर भी कुछ नहीं बोले। अर्जुन ने लगभग महक और विश्वास पात्र लोगों को आवाज दी, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। और अब अर्जुन को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसमें थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, बेबी, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन रही हो? प्लीज कुछ जवाब दो। और तभी अर्जुन अचानक हैरान रह गया, क्योंकि उस पूरे हॉल में लाइट हो गई और बहुत सारे लोगों ने अर्जुन को बर्थडे सरप्राइज दिया। हैप्पी बर्थडे कहते हुए अर्जुन के जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ अर्जुन को बर्थडे सरप्राइज देने आए थे। यहाँ महक तिवारी जी, अमन और उसके कुछ दोस्त भी थे। इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सभी दोस्तों को थैंक यू कहा। थोड़ी ही देर में वह फ्रेश होकर हाल में आया और अपने बर्थडे पार्टी की केक कट करने लगा। उसके साथ महक थी। महक ने अर्जुन को बर्थडे विश किया। देखते ही देखते रात गहरी होती गई और पार्टी लगभग 1:00 बजे तक खत्म हो चुकी थी। अब अर्जुन और महक अपने बेडरूम में थे। अर्जुन को बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिया था, लेकिन अर्जुन का दिल इतना खुश नहीं था। इस वक्त अर्जुन और महक बेड पर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, और तभी अर्जुन ने महक से शिकायत करते हुए कहा, बेबी, मुझे सभी लोगों ने गिफ्ट दिया पर तुमने कुछ नहीं दिया। तुम इतनी कंजूस क्यों हो? अर्जुन की बात सुनकर महक ने मुंह बनाते हुए उसके कंधे पर मारते हुए कहा, अर्जुन जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कंजूस मैं नहीं हूँ। मैं आपके लिए ऐसा गिफ्ट लाई हूँ जिसके बाद बल्कि अब आप मुझे गिफ्ट देंगे। महक की बात सुनकर अर्जुन ना समझी में उसे देखने लगा और फिर उसके चेहरे पर किस करते हुए बोला, अच्छा, ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाली हो तो मुझे? मैं भी तो सुनूं, बेबी। और तभी महक ने बगल वाले ड्रॉ में से एक बॉक्स निकालकर अर्जुन को दिया। अर्जुन ने एक नज़र बॉक्स को देखा और महक ने उस बॉक्स को खोलने का इशारा किया। अर्जुन ने जैसे ही उस वक्त को खोला, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और महक शर्माते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। अर्जुन अचानक बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आया वह क्या कहे क्या करे। और अचानक उसने देखा महक ब्लैंकेट के अंदर खुशी हुई है। अर्जुन ने जल्दी से वह ब्लैंकेट महक के ऊपर से खींचकर नीचे फेंक दिया और मुस्कुराते हुए उसके पूरे चेहरे पर बहुत सारे किस करते हुए बोला, क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वह सच है, बेबी? महक अर्जुन की खुशी को देखकर और उसके प्यार को देखकर उसे बहुत गुदगुदी हो रही थी। अर्जुन बेतहाशा उसके मुंह पर किस कर रहा था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। महक ने किसी तरह अपना चेहरा इधर उधर करते हुए कहा, हाँ, ये सच है अर्जुन जी, आप पापा बनने वाले हैं। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और अब अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तो जैसे खुशी से पागल हो गया है। वह महक को बहुत ही प्यार से किस करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर अचानक ही बैठ गया और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, बेबी, मैं बात नहीं सकता, मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ दी है। अब मेरी भी फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे, मैं पापा बनेगा। थैंक यू सो मच इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। यह मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। अर्जुन की खुशी को देखकर महक ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर कहा, ये खुशखबरी मैंने सबसे पहले आपको सुनाई है अर्जुन जी, क्योंकि मुझे लगा ये सुनने का हक सबसे पहले आपका है। पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे मैनेज करूंगी, पढ़ाई, घर, आप और अब
महक जैसे ही आगे कुछ कहने वाली थी, अर्जुन उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस अब अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखो। मैं जो कहूंगा सिर्फ वह करना। मैं सुबह ही तुम्हारा डाइट चार्ट और रूटीन क्रिएट कर दूंगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। कहते हुए अर्जुन महक को बहुत सारा किस करने लगा और महक अर्जुन के प्यार को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अर्जुन इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे एक बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया है। और अब अर्जुन महक को एक बार और बिस्तर पर लाकर उसे बहुत ही प्यार करने लगता है। डॉट डॉट इस बार वह बहुत सॉफ्ट तरीके से पेश आ रहा था, हालांकि वह पहले भी बहुत सॉफ्ट तरीके से पेश आता था, पर अब उसे अपने बच्चे की सिक्योरिटी करनी थी। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 अगली सुबह अर्जुन पूरे घर में दौड़ दौड़ कर अपने नौकरों को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। महक के लिए डाइट चार्ट तैयार कर रहा था, स्लीपिंग फ्लो को स्लीप प्रूफ बनाने के लिए टेक्नीशियन को बुलाने के लिए ऑर्डर दे दिए थे। पूरे विला के कारपेट को चेंज करने के लिए कहा था, जिस पर स्लिप होने की 1% चांस भी ना हो। महक को क्या खाना है क्या नहीं, उसकी एक्सरसाइज रूटीन से लेकर पढ़ाई और हर चीज महक एक ही रात में अर्जुन के इस फिक्र से परेशान हो गई थी। महक ने जल्दी से अर्जुन को रोकते हुए उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, अर्जुन जी यह क्या कर रहे हैं, रुक जाए, अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। डॉट और आप अभी से इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है। तभी अर्जुन महक की बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठाकर जल्दी से सोफे पर बिठाते हुए बोला, तुम इधर उधर मेरे पीछे भागो मत बेबी, तुम अपना ख्याल रखो, अभी 1 हफ्ता हुआ है तो क्या धीरे धीरे दिन और महीने बीते जाएंगे। मुझे पहले ही सारी प्रिपरेशन करनी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और तुम मुझे रोको मन, मुझे अपनी प्रिंसेस के लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट तैयार करना है जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। अब अर्जुन की बात सुनकर महक की आंखें हैरानी से बाहर आ गई और उसने तुरंत ही अपने पेट पर हाथ रखते हुए अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए नासमझी ने कहा, प्रिंसेस कौन सी प्रिंसेस, आपको कैसे पता कि प्रिंसेस ही होगी, प्रिंस भी तो हो सकता है मेरा, हैंडसम और चार्मिंग, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन तभी अर्जुन ने मुंह बनाकर महक के पेट पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, नहीं, प्रिंसेस होगी, क्योंकि मुझे एक क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी महक चाहिए। अर्जुन ने महक की नाक खींचते हुए कहा, जो तुम्हारी तरह क्यूट प्यारी और ब्यूटीफुल हो। और अब महक अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुरा दी। और तभी तिवारी जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आए, उन्होंने पूरे हॉल को ध्यान से देखा, सभी नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे, जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। तिवारी जी ने नासमझी में अर्जुन और महक की तरफ देखते हुए कहा, अरे बिटिया में दामाजी, यह सब क्या हो रहा है, क्या घर में कोई मेहमान आने वाला है या आप लोग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं? सभी नौकरों के पैरों में टायर क्यों लगे हुए हैं, भाई जिसे देखो वह दौड़ रहा है। तिवारी जी की बात सुनकर महक जल्दी से थोड़ा पीछे हुई और अर्जुन थोड़ा हल्का दूर हुआ। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट क्योंकि बड़ों का सम्मान जरूरी है। और तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि मेहमान बाहर से नहीं आने वाला, गलती घर का मेहमान है, मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों में भी टायर लग जाएंगे। कहते हुए अर्जुन बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा था और अब तिवारी जी ना समझी में अर्जुन और महक को देखने लगे। मेहक का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, वह जमीन में धंसी की जा रही थी। किसी भी पिता के सामने यह बात थोड़ी सी शर्मनाक है। महक शर्मा जल्दी से वहां से उठकर भागने को हुई, तभी अर्जुन ने उस हंसते हुए कहा, अरे बेबी पापा को तो बता दो, आखिर वह भी बच्चों के होने वाले नाना जी हैं, उनका भी हक है जानने का। और अब अर्जुन की बात सुनकर महक नहीं शर्म से अपना माथा पीट लिया। बेचारी की चलते हुए कदम रुक गए और आंखें बंद हो गई। लेकिन नाना जी वाली बात सुनकर तिवारी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह एक बार फिर से इस बात को कंफर्म करने के लिए अर्जुन से बोले, दामाद जी यह आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं नाना, बिटिया बिटिया यह मैं क्या सुन रहा हूँ। कहते हुए तिवारी जी मुस्कुराकर महक की तरफ देखने लगे और महक शर्म से अपना चेहरा नीचे करते हुए जल्दी से अपने पापा का आशीर्वाद लेकर वहां से भाग गई, क्योंकि वह अब एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। और अब तिवारी जी महक के चेहरे की शर्म की लाली को देखकर समझ चुके थे कि वह सचमुच नाना बनने वाले हैं। तिवारी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह अगले ही पल अपने दामाद अर्जुन को गले लगाते हुए बोले, दामाद जी ये तो बहुत खुशी की बात है,
मैं नाना बनने वाला हूँ, मुझे गर्व है आप पर। ये सपना ना जान मैंने कब से देखा था कि अपने नाती और नातिनियों को अपनी गोद में खिलौने। आप लोग थोड़ा लेट हो गए पर कोई नहीं चलता है। तिवारी जी की खुशी को देखकर अर्जुन ने भी उन्हें गले लगा लिया। अब दोनों ससुर और दामाद बहुत खुश है, उनके घर में खुशियां आने वाली थी। इधर दूसरी तरफ कमरे में महक पिंकी से फोन पर बात कर रही थी और उसे यहाँ की सारी बातों को बात कर जोर जोर से हंस रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। पिंकी जो इस वक्त घर जा रही थी और महक की बातों को सुनकर खुश थी। महक की प्रेगनेंसी को लेकर पिंकी की एक्साइटमेंट भी कम नहीं थी। वह महक को बेस्ट विशेस दे रही थी, तभी महक ने मुंह बनाते हुए कहा, बस कर, वहीं बैठे बैठे हर साल हमें बेस्ट विशेस दे रही है। क्या तेरा इंडिया आने का कोई इरादा नहीं है? वही सेटल होना चाहती है क्या? आ जाना पिंकी, कितना दिन हो गया। पूरे 2 साल तू सिर्फ बिजनेस की स्टडी के लिए गई थी और अब तूने अपना बिजनेस भी वही स्टेबल कर लिया। आखिर तू अपने अतीत से कब तक भागेगी? उसके कारण तू हम लोगों से भी दूर हो गई। देख, तेरी भांजी तेरा इंतजार कर रही है। अपनी मासी से मिलना चाहती है, मेरे लिए आजा। महक की बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर हल्की सी मायूसी हो गई, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपने अतीत से नहीं भाग रही महक। अगर तू चाहती है इस टाइम पर मैं तेरे साथ रहूं तो मैं जरूर आऊंगी अपनी भांजी के लिए। बस मुझे कुछ दिन का टाइम दे, यहाँ का बिजनेस सेटल करके वहां आ जाऊंगी अब खुश। हम पता है मुझे बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन जो बन गई है तू। चल ठीक है, तुझे टाइम दिया, लेकिन जल्द से जल्द अपना काम सेटल करके यहाँ आ जा। तेरे बिना दिल नहीं लगता। तेरी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनने का बड़ा मन कर रहा है। अब पिंकी जोर जोर से हंसते हुए बोली, ठीक है, आ रही हूँ और तेरे साथ साथ आप अपनी भांजी को भी अपने जैसा बना दूंगी। खूब खेलूंगी मैं उसके साथ। चल ठीक है, बाय, अब फोन रख दे, मैं घर पहुंचने वाली हूँ। 2 घंटे की नींद के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट लेनी है। वहाँ एक बिजनेस मीटिंग है, लेट हो जाऊंगी। महक ने भी मुस्कुराकर फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद पिंकी के चेहरे की मुस्कान चली गई और उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, इंडिया। अगली शाम ऑस्ट्रेलिया में पिंकी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह जहां उसका प्रेजेंटेशन देना था। अगर वह प्रेजेंटेशन कामयाब होता तो पिंकी की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता। विस्मयादिबोधक चिन्ह पिंकी की कंपनी हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट और उसमें इस्तेमाल होने वाली जरूरी और दैनिक यूज होने वाली चीजों को तैयार करवाती थी और इसकी मार्केटिंग किया करती थी। उसकी कई बड़ी निर्माता कंपनियों के साथ कोलेबोरेशन था। इन चीजों में जो भी डिफेक्ट होते थे उन्हें बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। हर दिन कुछ नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ताकि चीजें लाइटवेट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जा सके, ताकि सस्ते होने के साथ साथ रीयूसेबल हो, ताकि पैसे के साथ साथ समय और पर्यावरण की बचत हो। पिंकी की कंपनी काफी यूनिक और बेस्ट आइडिया लेकर आई थी। क्योंकि पिंकी ने मेडिकल में भी पढ़ाई की थी, उसे पता है इलाज के दौरान किस किस चीजों की प्रॉब्लम आ सकती है और एनी टाइम हॉस्पिटल में क्या चीज होनी चाहिए जो लोगों की जान बचा सके। उसने जो मॉड्यूल तैयार किए थे मीटिंग में सभी लोगों को बहुत पसंद आए थे। कबीर कपूर भी पिंकी से काफी इम्प्रेस था जो उसके साथ गया हुआ था। कबीर की नजरें तो पिंकी पर ही टिकी हुई थी। पिंकी जिसने इस वक्त फॉर्मल बिजनेस वन पीस ड्रेस पहन रखी थी, ब्लैक घुटनों से थोड़ा नीचे तक बॉडीकॉन ड्रेस जो बिजनेस मीटिंग के लिए परफेक्ट थी, उसके ऊपर से ब्लैक ब्लेजर, गले में स्टाइल से बंधा हुआ स्कार्फ, बालों की हाई पोनीटेल, पैरों में ब्लैक फॉर्मल हाई हील सैंडल, चेहरे पर बहुत सारा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड जो कि हमेशा से ही पिंकी के अंदर था। उसकी बातें करने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी था। पिंकी जितनी खूबसूरत, इंटेलिजेंट और सेल्फ डिपेंडेंट थी उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी, पर वह लोगों के सामने उनकी तरीके से ही पेश आती थी। इन कुछ दिनों में उसमें काफी बदलाव आए थे। वह जैसे को तैसा देती थी। क्यूरिंग लोगों के लिए वह कह रही थी और लापरवाह लोगों के लिए चंडी का अवतार। उसे अपने काम में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। दिन रात मेहनत करती थी, उसे सोने या जागने का टाइम ही नहीं मिलता था। अगर उसे अब परफेक्ट बिजनेस मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी खूबसूरती अब देखते ही बनती थी। उसने अपनी ड्रेसिंग सेंस में भी काफी बदलाव किए थे। वह अब एक हाई क्लास लेडी की तरह रहती थी। वह जब अपने ऑफिस में चलती थी तो उसके आसपास का ऑरा ही बहुत कूल हो जाता था।
उसके एम्प्लॉय उसके आने भर से ही डर से कांपने लगते थे। उसके बिजनेस पार्टनर्स उसकी एक अलग ही इज्जत करते थे, उसकी बात को काफी वैल्यू देते थे। अब वह पहले की तरह चुलबुली और नटखट पिंकी नहीं थी, बल्कि अब वह काफी गंभीर और मैच्योर हो गई थी। उसने अपने हार्टब्रेक को बहुत ही पॉजिटिव वे लिया था। अब कोई उसे तोड़ नहीं सकता था। सही मायने में वह एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई थी। और कबीर कपूर जितना ही पिंकी को जान रहा था उतना ही उसका दीवाना होता जा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी बिजनेस एसोसिएट्स पिंकी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्हें उसका आइडिया इस बार भी काफी अच्छा और यूनिक लगा था और डील पक्की हो गई थी। इतनी बड़ी डील मिलने के बाद पिंकी बहुत खुश थी और सभी बिजनेस एसोसिएट्स के साथ छोटी मोटी पार्टी हो रही थी। सभी लोगों के हाथों में वाइन के ग्लास है और पिंकी उन लोगों को ज्वाइन करके मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर रही थी। कबीर भी उनके साथ अटैच था। थोड़ी ही देर में मीटिंग खत्म हो गई और सुबह 4:00 बजे तक वह लोग कार में बैठकर होटल की तरफ जा रहे थे, जहां कबीर की नजरें सिर्फ पिंकी पर टिकी हुई थी और पिंकी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। इतनी बड़ी डील मिलने के बाद पिंकी बहुत खुश थी और सभी बिजनेस एसोसिएट्स के साथ छोटी मोटी पार्टी हो रही थी। सभी लोगों के हाथों में वाइन की क्लास है और पिंकी उन लोगों को ज्वाइन करके मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर रही थी। कबीर भी उनके साथ अटैच था। थोड़ी ही देर में मीटिंग खत्म हो गई और सुबह 4:00 बजे तक वह लोग कार में बैठकर होटल की तरफ जा रहे थे। कबीर कपूर, कबीर इंडस्ट्रीज का सीईओ, पिंकी का बिजनेस पार्टनर और कॉलेज फ्रेंड, एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। यूएस में उनकी काफी बड़ी कंपनी है और इसके ब्रांच दुनिया में कई जगह फैले हुए हैं। जिसके दादा इंडियन और मॉम अमेरिकन है। दिखने में अपनी मॉम और डैड दोनों का कॉम्बिनेशन है। जिसने इंडिया को सिर्फ किताबों में ही जाना है। हिंदी काफी अच्छी बोलता और समझता है। पिंकी से मिलने के बाद इंडिया जाने की इच्छा इसके मन में भी है। भारत का सम्मान करता है क्योंकि उसके पापा ने इसे काफी अच्छे संस्कार दिए हैं। हाइट 6.2, एज 26। इतनी कम उम्र में भी यह अपनी कंपनी को काफी अच्छे से संभालता है। नीली आंखें, इंग्लिश फेयर स्किन, ब्लैक हेयर, सिक्स पैक एब्स, जिसे देखकर लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। पर पिंकी फिलहाल इसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। पिंकी की कंपनी टी इंडस्ट्रीज, जिसे 2 सालों में पिंकी ने अपने बलबूते पर खड़ा किया और काफी ऊंचे मुकाम तक लेकर गई। पिंकी और कबीर अभी कार में बैठे हुए थे, जहां कबीर की नजरें सिर्फ पिंकी पर टिकी हुई थी और पिंकी कार में बैठे लैपटॉप पर अपनी आंखें गड़ाए उंगलियों को तेजी से उस पर चला रही थी। इस वक्त उसके चेहरे का ऑरा बिल्कुल शांत और गंभीर था। और तभी कबीर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर कहा, पिंकी एक बात पूछूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पिंकी अपने काम को करते हुए गंभीर भाव से बोली, हम बोलो, मैं तुम्हारी बात का कभी बुरा माना है? अब कबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम इतना काम करती हो, आराम करने का टाइम भी नहीं होता तुम्हारे पास। तुम्हारा उम्र की लड़कियों को मैंने देखा है नाइट आउट में, क्लब में अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए, लेकिन 2 सालों से जानता हूँ तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, अपने लिए लाइफ एंजॉय करते हुए नहीं देखा। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ एक दर्द नजर आता है। तुमने मुझे कभी अपने बारे में नहीं बताया, सिवाय कम से रिलेटेड। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या है जो तुम किसी के साथ शेयर नहीं करती? कबीर की यह बात सुनकर पिंकी के लैपटॉप पर चलते हुए उंगलियां अचानक ही रुक गई। और फिर कुछ सोचने के बाद पिंकी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे कोई दर्द नहीं है कबीर, कुछ जख्म है जो वक्त के साथ भर चुके हैं। हाँ, उनके निशान अब तक बाकी है, बट वह मेरी लाइफ को अब इफेक्ट नहीं करते। और तुम मेरे बारे में लगभग हर बात जानते हो, मेरा नाम, मेरा पता, मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी फैमिली, और क्या जानना है तुम्हें? आई थिंक तुम्हारे लिए इतना जानना काफी। इससे पहले पिंकी आगे कुछ कह पाती, कबीर ने बिना हिचकिचाए कहा, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा दर्द जानना है मुझे। आई होप हम दोनों इतने तो करीब है पिंकी कि तुम मुझसे यह बातें छुपाना नहीं चाहोगी। मैं जानना चाहता हूँ वह कौन सी बात है जिसने तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ली। क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें समझ पाया हूँ तुम अपनी दोस्त से बात करते वक्त काफी चुलबुली बन जाती हो, लेकिन फोन रखने के तुरंत बाद तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तुम बहुत गंभीर हो जाती हो, सामने वाले को ऐसा क्यों करती हो जैसे तुम्हें उसकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता।
और मैं जानता हूँ तुम जैसी दिख रही हो वैसे ही नहीं हो। मैं तुम्हें सचमुच जानना चाहता हूँ। कबीर की बात सुनकर पिंकी ने अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं रखा मुझे जानने में कबीर, मैं जैसी दिखती हूँ बिल्कुल वैसी हूँ। अपनी दोस्त से बात करते वक्त मैं इसलिए मुस्कुराती हूँ क्योंकि उसके साथ मुझे कंफर्टेबल लगता है, और दुनिया के सामने मैं वैसी हूँ जैसे में लोग मुझे गंभीरता से ले, मुझे कॉमेडी ना समझे। क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो हम लोग जो इस फील्ड में हैं वो काफी सीरियस फील्ड है, यहाँ बचपने की जगह नहीं है। कई लोग मुझसे उम्मीद रख कर बैठे हैं। मुझे अब अपने लिए, अपने देश और लोगों के लिए काम करना है और इसके लिए मुझे सीरियस होना जरूरी है। आई होप तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। पिंकी की बात को सुनकर कबीर ने एक ठंडी सांस लेते हुए, सीरियस होना अच्छी बात है पिंकी, लेकिन इसके लिए अपनी जिंदगी जीना छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा लोगों के साथ भूलो मिलो, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, इसी को लाइफ कहते हैं। ये सुनकर पिंकी ने एक फाइल निकालकर उसे पढ़ते हुए कहा, वह सब बचपना है कबीर, और अब मेरे पास बचपन के लिए टाइम नहीं है, मेरा एक करियर है, उसे गो करना है। खैर तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। पिंकी अपने हाथ में रखी हुई फाइल कबीर की तरफ देते हुए बोली, ये जॉनसन एस जॉनसन एस कंपनी की फाइल है। ये प्रोजेक्ट मैंने देख लिया और इसके मॉड्यूल भी तैयार कर दिए हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब मैं इसे शायद नहीं देख पाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर कबीर उस फाइल को देखते हुए बोला, लेकिन क्यों पिंकी? इस प्रोजेक्ट के लिए तो तुमने काफी मेहनत की थी और तुम काफी एक्साइटेड भी थी, तो फिर अचानक ये प्रोजेक्ट तुम मुझे क्यों दे रही हो? ये सुनकर पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिकॉज मैं इंडिया जा रही हूँ और अब मैं अपनी कंपनी वही स्टेब्लिश करूंगी। मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। पिंकी की यह बात सुनकर कबीर को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने हैरान होते हुए कहा, वो तुम इंडिया जा रही हो और कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहती हो, लेकिन कितने दिन के लिए? ये सुनकर पिंकी ने मुस्कुरा कर कहा, ये कैसा सवाल है, अगर कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ तो सीधी सी बात है, हमेशा के लिए जा रही हूँ। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ स्टडी के लिए आई थी, मेरी फैमिली और दोस्त वही इंडिया में है, और वैसे भी महक मुझे बुला रही है और मैंने उससे वादा कर लिया है कि मैं आ रही हूँ। खैर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टनरशिप फिर भी रहेगी। मैं तुम्हारे कांटेक्ट में रहूंगी और सभी प्रोजेक्ट को देखती रहूंगी। मेरे जाने से हमारे बिजनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर पिंकी कार से उतरने वाली थी क्योंकि उसका होटल आ चुका था। बाय, शाम के मीटिंग में मिलते हैं, कहकर पिंकी जैसे ही अपने कदम बाहर निकलने को हुई, अचानक कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह महसूस होते ही पिंकी हैरान हो गई। उसने झटके से कबीर की तरफ देखा और कबीर के हाथों पर देखकर अपनी एक आईब्रो गुस्से से उठा दी और कबीर को एक एटीट्यूड लुक दिया। ये देखकर कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, सॉरी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मतलब तुमने मुझे बताया भी नहीं और अचानक फैसला सुना रही हो। कम से कम मुझे तैयारी का मौका तो दिया होता, मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया चलना चाहता हूँ। कबीर की यह बात सुनकर पिंकी वापस कार में बैठी और कबीर से बोली, कबीर तुम इंडिया क्यों चलना चाहते हो? तुम्हारी तो यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है और उसे शिफ्ट करने में तुम्हें काफी प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ का बिजनेस डैड संभाल लेंगे। मैं एक अलग कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, अपने बलबूते पर, और इंडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलेगा, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और चैलेंज थी, और तुम तो हो ही मेरे साथ मेरी हेल्प के लिए। प्लीज पिंकी, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। कबीर की बात सुनकर पिंकी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, देखो कबीर, मुझे लगता नहीं है इंडिया तुम्हारे लिए सही है, बट अगर तुम चलना चाहते हो तो चल सकते हो। मुझे अपना पूरा काम समेटने में लगभग 2 महीने लग जाएंगे, तब तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर फिर भी तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तब तक हम लोगों को यहाँ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होंगे। खैर अब मैं चलती हूँ और शाम की मीटिंग की तैयारी कर लो, कहकर पिंकी कार से बाहर निकली और होटल की तरफ चली गई। पिंकी के जाने के बाद कबीर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, पिंकी तुम समझते क्यों नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है तुम सब कुछ समझ कर भी ना समझ बनने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं मैं तुमसे अपने दिल की बात कैसे कहूँ। आई होप कि इंडिया में मुझे सही सोर्स मिल जाए।
करते हुए कबीर ने ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया और अब ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। इधर दूसरी तरफ इंडिया में अमन ने अपनी एक हॉस्पिटल ब्रांच शुरू की थी। यह एक काफी बड़ा और खूबसूरत हॉस्पिटल था। हालांकि अर्जुन के बजाज हॉस्पिटल जितना बड़ा नहीं था, पर फिर भी काफी कामयाब था। अमन इस अस्पताल के हेडक्वार्टर में बैठकर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देख रहा था और तभी उसके टीवी स्क्रीन पर एक न्यूज में एक बहुत ही बड़े सेरेमनी की न्यूज आ रही थी, जिसमें मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े काफी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही थी और इस पार्टी में कई बड़े उद्योगपति, डॉक्टर और प्रोफेसर आए हुए थे। ये लंदन की वही पार्टी थी जिसमें पिंकी थोड़ी देर पहले अपने आइडिया को देकर एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को हासिल कर पाई थी। यहाँ पिंकी की सम्मान के लिए उसे ट्रॉफी भी मिली थी, क्योंकि वह महिला सशक्तिकरण और युवाओं को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर रही थी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। वह कई युवाओं के लिए एक मोटिवेशन थी। पिंकी ने यहाँ बहुत अच्छा भाषण दिया था और अपना आइडिया दिया था। न्यूज अभी टीवी स्क्रीन पर चल ही रही थी, तभी अमन, जिसने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर रखा था, अचानक उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर गई और वह सामने में पिंकी को देखकर हैरान रह गया। पिंकी, जो उस हॉल में सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और सभी उसकी बातों को बहुत ही सीरियस तरीके से सुन रहे थे। अमन पिंकी को उस कॉन्फ्रेंस में देखकर काफी हैरान था। उसने जल्दी से टीवी के रिमोट को ढूंढना शुरू किया और जल्दी से वॉल्यूम को तेज कर दिया। अब उसने पिंकी के भाषण को सुनना शुरू किया। ना जाने क्यों 2 सालों बाद पिंकी की आवाज को सुनकर उसके दिल में एक खलबली मच गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक उसके चेहरे पर कुछ इमोशन आने लगे। यह इमोशन क्या थे, इस बात का एहसास अमन को भी नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो काफी अलग था। उसकी आंखें पिंकी के खूबसूरत चेहरे पर टिक गई थी। पिंकी का कॉन्फिडेंस से बात करना, चेहरे का तेज, उसके आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग वाइब, गहरी काली आंखें जो चमक रही थी, लंबे काले घने बाल जिसे उसने अपने हाई पोनीटेल कर रखा था, ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल एक बिजनेस वुमेन की तरह जो देखते ही बन रहा था। स्टेज पर खड़े होकर माइक में अपनी बातें लोगों को समझा रही थी। तभी उसने टीवी स्क्रीन पर चल रही है लाइन को पढ़ा और उसे पढ़कर वह हैरान रह गया। तभी कुछ रिपोर्टर पिंकी से इंटरव्यू ले रहे थे और पिंकी ने उन्हें अपना इंटरव्यू दिया। वह अपने आइडिया के बारे में बात कर रही थी। अब अमन को यकीन नहीं हुआ, पिंकी इतनी फेमस हो चुकी है कि लोग उसके आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। उसके एक इंटरव्यू के लिए रिपोर्टर की लाइन लगी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और प्रोफेसर उसकी बातों को गौर से सुनते थे और आपस में आइडिया शेयर करते थे। कई बिजनेस एसोसिएट्स उसे ऑफर करते थे ताकि पिंकी अपने आइडिया उन कंपनी के साथ भी शेयर करें, उनके साथ काम करें। अमन अब समझ चुका था पिंकी काफी कामयाब और सक्सेसफुल हो चुकी है। और तभी अमन को अर्जुन और महक की बात याद आई कि वह दिल्ली में स्टडी कर रही है। और यह बात अमन भी समझ चुका था कि उसे झूठ बोला गया था, क्योंकि अमन कई बार दिल्ली के कॉलेजों में पिंकी के बारे में पता करवा चुका है, पर उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी थी। वह पिंकी के घर भी उसकी मॉम से मिलने गया था, लेकिन पिंकी की माँ वहाँ नहीं रहती थी। किसी ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के यहाँ गई है और हमेशा की तरह अमन के हाथ खाली ही रह गए। अब अमन को अर्जुन और महक पर गुस्सा आने लगा था। उसके दिल में कई सवाल थे जिसका जवाब अब उसे लेना था। अमन ने लैपटॉप पर पिंकी के बारे में सर्च किया और करंट अफेयर्स को चेक किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और वहां उसे पिंकी के बारे में सिर्फ उसके बेसिक डिटेल्स ही मिली। उसकी क्वालिफिकेशन और कंपनी के बारे में छोटी मोटी जानकारी, पर्सनल डिटेल या हेडक्वार्टर के बारे में कुछ भी नहीं। अब अमन गुस्से से अपने हाथ में रखी हुई फाइल को टेबल पर पटक कर तेज कदमों के साथ अपने व्हाइट कोट को उतारकर कुर्सी पर फेंक देता है और अपना ब्लैक ब्लेजर लेकर उस केबिन से बाहर निकला और तेज कदमों के साथ कार में बैठकर अर्जुन के हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। अमन इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में वह बजाज हॉस्पिटल पहुंच चुका था और प्राइवेट लिफ्ट के जरिए सीधा अर्जुन के केबिन में गया। रास्ते में उसे कई पुराने डॉक्टर और नर्स ने ग्रीट किया, पर अमन ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और अगले ही पल उसने बिना अर्जुन से इजाजत लिए अचानक ही उसके केबिन के अंदर दाखिल। अर्जुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और यह शब्द सुनते ही अर्जुन, जो इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पेशेंट की डिटेल चेक कर रहा था, अपना चेहरा उठाकर अमन को देखता है।
तो अमन का गुस्से से लाल चेहरा देखकर हैरान रह गया।